सम्मानित मंच, पत्रकार और छायाकार साथियों और हांसी की इस विशालतम रैली में पधारे हुए पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, ये जो बैठ जाओ कर रहे हैं, ये जरा चुप कर जाएं। ये थारे बिठाए को नहीं बैठे, मेरी जबान में रस होगा तो मैं आप पे बिठा लूंगा। आपने रैलियां बहुत करी, बहुत रैली देखी, लेकिन ये हांसी की विशालतम रैली अपने आप में एक पहचान है। और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं ने बगैर किसी निमंत्रण के केवल अखबारी समाचार को पढ़ करके अपने जरूरी कामों को छोड़ करके यहां आने का जो कष्ट किया, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन अब भी मैं देख के आया हूं, ये साथी जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, पीछे वालों को ऐतराज हो रहा है। आप बैठ जाओ, उसको जहां जगह मिलती है बैठ जाओ। जो साथी खड़े हैं कृपया बैठने का कष्ट करें। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा, मैं वही बात कहना चाहूंगा जो हम सब लोग आज भुगत रहे हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पे जुड़ी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान की हालत दयनीय है तो देश का बहुत बुरा हाल है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, आज इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान। और लोग इन परिस्थितियों से देश को उबारना चाहते हैं। लोगों ने मन बनाया हुआ है। आपकी रैली का नाम जन अधिकार रैली रखा गया है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार छीने जाया करते हैं। और अधिकार छीनने के लिए संगठन को सबसे ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दिल खोल के ये बात कही, आज संगठनात्मक दृष्टि से समूचे राष्ट्र के स्तर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है। और संगठन के बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि ये चुनावी रैली है। लोकसभा के चुनाव किसी समय भी घोषित हो सकते हैं। अभी सरकार दुविधा में है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हों या अलग अलग हों।
लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि म्याद के मुताबिक लोकसभा के चुनाव मई से पहले पहले यानी अप्रैल के महीने में हर हालत में आपके चुनाव होंगे। और आपका ये ठाठे मारता हुआ जनसमुद्र इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अपनी एक पहचान होगी। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी आपसे कई मर्तबा कहा है और आज तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, ये तो अखबारों के, टेलीविजन के समाचार पत्रों से आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि मजबूर होकर के सरकार मुझे मार्च के महीने में जेल से छोड़ेगी, मैं आपके बीच में आऊंगा। और मैं जब मैं आपके बीच में आऊंगा तो जो कुछ अच्छे साथी बहकाए गए हैं, वर्गलाए गए हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के प्रति समर्पित है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने के लिए वो नए सिरे से फिर आपके बीच में आकर के आपके संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। जहां तक विधानसभा का ताल्लुक है, वो तो हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, आपके प्रदेश में निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। सरकारें आपने कई देखी, मैं उनका चर्चा करना नहीं चाहूंगा, लेकिन सरकार जनता जनार्दन के हितों की रक्षा कर सके, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। और इसीलिए दुखी और परेशान लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सरकार के पास जाते हैं। लेकिन अतीत में निगाह पसार करके देखो, जितनी भी सरकारें बनी इस प्रदेश में, हमारी सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसके पास लोग नहीं जाया करते थे, सरकार लोगों के बीच में आया करती थी और लोगों की जरूरियात पूरी करने का हाथ के हाथ हम प्रबंध कर दिया करते थे। क्योंकि हमारी एक सोच है, हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी कि इस देश के हर नागरिक को उनकी मूलभूत जरूरियात सरकार पूरी करे, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये जिम्मेवारी निभाने में सक्षम ना हो, उसे सरकार में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे सरकार छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ठगी ठोरी करने वाले, लूट मचाने वाले, सरकार की आड़ लेकर के उसके साथ चिपक करके लूट मचाने में यकीन रखते हैं, वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जनतांत्रिक तरीके से, वोट के माध्यम से इस प्रकार की सरकार का पतन करना अति आवश्यक है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है
वो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुम्मे है। पहली मर्तबा नहीं, आपने कई मर्तबा पहले भी इस प्रकार की सरकारों का पतन किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान को हमने कई मर्तबा खचाखच भरने का काम किया, लेकिन पिछले साल की 9 मार्च की आपकी जो विशालतम रैली थी दिल्ली के रामलीला मैदान की, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया और इस समूचे देश के निराश और हताश लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया कि हरियाणा प्रदेश की मिट्टी में पैदा होने वाले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहादुर और जागरूक कार्यकर्ता निश्चित रूप से इन परिस्थितियों से इस देश को बचाएंगे। उन्नीस तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। मुझे उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। उस सरकार में लोग बहुत परेशान हुए और परेशान लोगों ने सरकार को बदलने का मन बनाया, लेकिन उस वक्त स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी का एक व्यक्तित्व था, उनका एक नेतृत्व था, जिन्होंने समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करके जनता पार्टी का गठन किया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था। 1989 में फिर हालात बदले, परिस्थितियां फिर खराब हुई और उस वक्त स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का एक व्यक्तित्व था, नेतृत्व था। उन्होंने छोटे मोटे सभी दलों को इकट्ठा करके जनता दल का गठन किया और जनता दल की सरकार समूचे राष्ट्र के स्तर पर बनी थी। आज 1977 और 1989 के मुकाबले में भी देश के लोग ज्यादा दुखी और परेशान, लेकिन बदकिस्मती देश के लोगों की यह है कि आज स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण और चौधरी देवीलाल श्री का कोई नेतृत्व नहीं है जो लोगों को इकट्ठा कर सके। इसलिए 9 मार्च की उस विशालतम रैली ने देश के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया कि हरियाणा की मिट्टी में पैदा होने वाले चौधरी देवीलाल के अनुयायी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता इस कुशासन से निश्चित रूप से छुटकारा हासिल करवाने का काम करेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, उनका विश्वास टूट ना जाए, उनकी उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए। अपने छोटे मोटे स्वार्थ को छोड़ करके संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाओ ताकि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार कर सकें और इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी होगी। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं। सारी बातों का निचोड़ और सारांश ये है कि इस कृषि प्रधान देश के कृषक को अनेक प्रकार की सुविधाएं अलग अलग गिनाऊं, इसकी बजाय हम बाकायदगी से सरकार बनने के बाद वो कमीशन था ना, अरे वो कमीशन कौन सा नहीं, कमीशन कौन सा था वो, अरे वो कमीशन कौन सा तेलंगाना नहीं किसान कमीशन की सीमाओं है नहीं किसान कमीशन का समस्या और जी तेलंगाना तक नहीं ये नहीं था। तो अरे जो चर्चा का विषय है 10,000 रुपये नहीं वही है जी। तेलंगाना की तरफ उत्तर प्रदेश के 5,000 रुपये नहीं अरे कमीशन किसो हो। अच्छा, स्वामीनाथन रिपोर्ट सर, किसान की सारी समस्याओं का समाधान केवल एक ही है
कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे ताकि किसान को दिक्कत नहीं हो। कहने को तो मौजूदा सरकार ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया, लेकिन सरकार बनने के बाद उस चुनाव घोषणा पत्र को छेड़ा ही नहीं। अब जब चुनाव नजदीक आए तो उल्टे सीधे आश्वासन देने शुरू कर दिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज भी लागू करने के लिए तैयार नहीं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग काम के कानून बन रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और तेलंगाना की तर्ज पे किसान को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया कराने का काम करेंगे। आज इत्तेफाक से हम हांसी की सब्जी मंडी में बैठे। एक प्रकार से जहां आपकी चुनावी सभा का उद्घाटन है, उसी प्रकार से मैं ये कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा कि हांसी की सब्जी मंडी का भी आज उद्घाटन ही है। और इसके लिए खास तौर से व्यापारी वर्ग के लोगों के सामने जो दिक्कत और मुश्किलात है, पहले किसान का और व्यापारी का एक संबंध था। किसान की पैदावार व्यापारी खरीदता था। कांग्रेस की सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए स्टेट ट्रेडिंग शुरू की थी और उसका परिणाम ये निकला कि भाव तो केंद्र की सरकार निर्धारित कर देती थी, लेकिन खरीदती नहीं थी। चाहे वो बाजरा था, चाहे सरसों थी, चाहे गेहूं था, चाहे चना था, किसान का उत्पादन वो नहीं खरीदा करते थे। हमारी सरकार के वक्त में हमने बाजरा सरकारी रेट पर खरीदा और मंदे भाव में बेचा। किसान को सैकड़ों करोड़, सरकार को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन किसान को हमने फायदा पहुंचाने का काम किया था। हमारी सोच यही है कि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो। इसलिए व्यापारी को नए सिरे से हौसला प्रदान करने के लिए हमारी सरकार के वक्त में पहली मर्तबा हमने जो 1.5% दामी थे उसको 2.5% किया था। और अब के हमारी सरकार आने के बाद मैं हांसी की सब्जी मंडी में ऐलान करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम उनकी दामी 3% के हिसाब से बनाने का काम करें ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। अभी आप सब लोगों ने उन शहीदों के प्रति सम्मान प्रदान करने के लिए अपना मौन रखा। ये केवल पुलवामा के शहीद नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादियों के द्वारा हमारे हजारों फौजी जवानों को शहादत दी। हम फैसला करते, मैं वायदा कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हर फौजी को जो शहीद होगा उसके परिवार को मकान बनाने के लिए 100 गज का प्लाट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। चौधरी देवीलाल जी ने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करने के लिए, क्योंकि हमारी सभ्यता में है, हमारी संस्कृति में है, हम अपने पुरखाओं का, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। उन्होंने 100 रुपये माहवार वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी और ज्यों ज्यों हमारी सरकारें बनती गई हम उस पेंशन को बढ़ाते चले गए। आज मैं वायदा कर रहा हूं कि हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद चौधरी देवीलाल की तरफ से जारी की गई उस 100 रुपया माहवार पेंशन को हम 100 रुपया रोजाना के हिसाब से देंगे ताकि बूढ़ों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम उन शहीदों के सम्मान के लिए उनको अलग से 10,000 रुपया माहवार
पेंशन देने का काम करेंगे, ताकि इस देश का जवान अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में कभी संकोच ना करे। किसान के दो बेटे होते हैं, एक खेत में काम करता है, एक सीमा की रक्षा करता है। स्वार्थी किस्म के लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया करते हैं, और उस नारे से प्रभावित होकर के कृषि प्रधान देश का कृषक जवान अपने खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए अपना पूरा समय उस पर लगाता है। इसी प्रकार से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है। आज परिस्थितियां आपके सामने हैं। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने विशेष रूप से अभय सिंह ने SYL नहर के मुतल्लिक जिक्र किया। अजीब इत्फाक की बात है कि आज पाकिस्तान को तो हम पानी दे रहे हैं, रावी चिनाब झेलम का पानी जो है वो आज पाकिस्तान को जा रहा है, लेकिन हमारा SYL नहर का पानी जो हमारे हिस्से का है, हमें मिलना चाहिए, उस पर ये सरकार कतई गौर नहीं कर रही है, बल्कि उसके रास्ते में रुकावट डाल रही है। मेवात की धरती प्यासी है, पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं। हमने मेवात कैनाल शुरू करने का निर्णय लिया और हमारी सरकार जाने के बाद मौजूदा सरकार ने उसको ठप कर दिया। आज उनके पास पीने का पानी नहीं है, इसलिए हम पहली कलम से मेवात कैनाल को चालू करेंगे, दादूपुर नलवी नहर का भी गठन करेंगे और SYL नहर का पानी हर हालत में हम लेकर के आएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े, कितनी कुर्बानी देनी पड़े, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहने आपके बीच में जा रहा था कि आज आप लोगों ने अपने ज़रूरी कामों को छोड़ करके यहाँ जो इस चुनावी सभा का शुभारंभ किया, उसके लिए जहाँ आप बधाई के पात्र हैं, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूँगा कि जो साथी किसी मजबूरीवश नहीं पहुँच पाए, उन सबको मेरी तरफ से राम राम कहना, फतेह बुलाना, सलाम अर्ज करना। आप सब लोग आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि आपका हमारा ये सहयोग